नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है बी ने एक व्यवसाय में ए से 500 रुपए अधिक निवेश किए। कह रहा है कि ए की पूंजी 9 महीने तक लगी रही, जबकि बी की पूंजी 6 महीने तक लगी रही। कह रहा है यदि कुल 170 रुपए के लाभ में से ए को बी से 30 रुपए अधिक मिले हो, 30 रुपए अधिक मिले हो, तो ए द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है। हाँ, मतलब ए ने कुल कितनी बिजनेस में पूंजी लगाई थी, यही तो हमसे कह रहा है। कहोगे हाँ, हमसे यही कह रहा है। तो दो साझेदार, दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक ए एक बी। हाँ हाँ, तो दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया और ए ने कुल पूंजी जो लगाई है व्यापार में वो 9 महीने के लिए लगाई, और बी ने कुल पूंजी जो लगाई वो 6 महीने के लिए लगाई। इस प्रकार देखा गया तो दोस्तों कुल व्यापार में 170 रुपए का लाभ हुआ, और उस 170 रुपए के लाभ में से ए को बी के मुकाबले 30 रुपए अधिक मिले हैं। हाँ, हमसे कह रहा है कि बताइए ए ने व्यापार में कुल कितनी पूंजी लगाई थी। हाँ, ठीक है। दो व्यक्ति थे, एक था ए एक था बी। दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। हाँ, व्यापार शुरुआत किया, ठीक है। दोस्तों इस व्यापार में दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया, और उस व्यापार में कुल मिलाकर 170 रुपए का लाभ हुआ। हाँ, उस 170 रुपए के लाभ में से ए को बी के मुकाबले 30 रुपए अधिक मिले हैं। हाँ, अगर दोस्तों ए को बी के मुकाबले 30 रुपए अधिक मिले हैं 170 रुपए के लाभ में से, तो ए को कितने रुपए मिले तो अभी हम नहीं बता सकते। मैंने पूछा क्यों, कहोगे देखिए हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक ये ना पता हो कि 170 रुपए के लाभ में से बी को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है। हाँ, तो मान लीजिए दोस्तों 170 रुपए के लाभ में से बी को कुल मिलाकर x रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर 170 रुपए के लाभ में से बी को x रुपए का लाभ हुआ है, तो ए को कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। ए को कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 170 रुपए के लाभ में से ए को बी के मुकाबले 30 रुपए का अधिक लाभ हुआ है। मतलब अगर बी को कुल मिलाकर x रुपए का लाभ हुआ है, तो ए को कुल मिलाकर x प्लस 30 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, बी को इतने रुपए का लाभ हुआ था कहोगे हाँ, ए को इतने रुपए का लाभ हुआ था कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल व्यापार में एक तरह से देखा जाए तो व्यापार में कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ हुआ था कहोगे हाँ। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के अनुसार देखो तो क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो व्यापार में कुल मिलाकर 170 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ, मतलब ये बराबर है 170 की। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताइए, एक एक्स कितने एक्स हो गए कहोगे 2x हो गए। हाँ, तो 2x हो गए। ये 30 इधर जाएगा तो 170 माइनस 30 होगा कहोगे हाँ, और 170 माइनस 30 क्या होगा कहोगे 140 होगा। हाँ, तो इस प्रकार आ गया 2x बराबर 140 के। हाँ, 140 के। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालू तो x की वैल्यू क्या आएगी कहोगे, x की वैल्यू आएगी 70। मतलब देखा है तो व्यापार में कुल मिलाकर बी को 70 रुपए का लाभ हुआ था। हाँ, 170 रुपए के लाभ में से बी को कुल मिलाकर 70 रुपए का लाभ हुआ था। हाँ, आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। तो ए को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था कहोगे, देखिए कुल मिलाकर 170 रुपए का लाभ हुआ था, और उसमें से बी को कुल मिलाकर 70 रुपए का लाभ हुआ है, तो ए को कुल मिलाकर 100 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ, 100 रुपए का लाभ हुआ है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों ये जो आपने प्रक्रिया करके निकाला कि भैया 170 रुपए के लाभ में से बी को कुल मिलाकर 70 रुपए का लाभ हुआ है, ए को कुल मिलाकर 100 रुपए का लाभ हुआ है, इसे हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों कुल मिलाकर व्यापार में 170 रुपए का लाभ हुआ है, व्यापार में कुल मिलाकर 170 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 170 रुपए का लाभ हुआ, और उस 170 रुपए के लाभ में से कुल मिलाकर बी को ए के मुकाबले 30 रुपए अधिक मिले हैं। हाँ, तो व्यापार में कुल मिलाकर 170 रुपए का लाभ हुआ, और उस 170 रुपए के लाभ में से ए को कुल मिलाकर बी के मुकाबले 30 रुपए अधिक मिले हैं। हाँ, मतलब देखा जाए तो दोनों ने 140 रुपए के लाभ को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है। मतलब देखा जाए तो दोनों ने 140 रुपए के लाभ को दोनों ने बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है। अगर दोस्तों 140 रुपए के लाभ को दोनों ने बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है, तो 140 रुपए के लाभ में से दोनों को बराबर बराबर कितना मिला हुआ तो 70 रुपए मिला हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो 70 निकल कर आया कुछ, इसका मतलब यही है कि बी को कुल मिलाकर वास्तव में देखा जाए तो 170 रुपए के लाभ में से 70 रुपए का लाभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, 140 रुपए का जो दोस्तों 170 रुपए का कुल लाभ हुआ था, उसमें से देखा जाए तो दोस्तों 170 रुपए का लाभ हुआ था। दोस्तों देखा जाए तो एक को बी के मुकाबले 30 रुपए का अधिक लाभ हुआ है। मतलब देखा जाए तो दोनों ने 140 रुपए के लाभ को ही बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है। इस प्रकार देखा जाए तो 140 रुपए के लाभ को अगर दोनों ने बराबर बराबर हिस्सों में बांटा है, तो 140 रुपए के लाभ में से दोनों को 70 रुपए मिले होंगे। ठीक है, मतलब बी को 70 रुपए, मतलब देखा जाए तो 170 रुपए के लाभ में से कुल मिलाकर 170 रुपए के लाभ में से कुल मिलाकर ए को बी को 70 रुपए का लाभ मिला है। दोस्तों
170 के लाभ में से बी को 70 का लाभ मिला है, तो ए को कितने रुपए का लाभ मिला होगा? ए को वास्तव में 100 का लाभ मिला होगा। हाँ भैया, ए को तो 70 मिले ही है, लेकिन ये 30 भी मिले हैं, तो इस प्रकार देखा है तो ए को कुल मिलाकर 100 का लाभ मिला होगा। हाँ भैया, ठीक है। इस तरीके से आप तेजी से इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ए ने अपना पैसा 9 महीने के लिए लगाया था। हाँ भैया, मतलब देखा जाए तो अगर ए ने कुल पैसा अपना 9 महीने के लिए लगाया था, तो 9 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ हुआ है। तो हाँ, अगर 9 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ हुआ है, तो 1 महीने में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? तो इतने रुपए का लाभ हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों बी ने अपना पैसा 6 महीने के लिए लगाया था। कहोगे हाँ, 6 महीने के लिए लगाया था। तो इस प्रकार अगर 6 महीने के लिए लगाया था, तो 6 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ। कहोगे हाँ, 6 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है। तो 1 महीने में कितने रुपए का लाभ हुआ है? इतने रुपए का लाभ हुआ है। हाँ, हाँ। दोस्तों ए को 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है, बी को इतने रुपए का लाभ हुआ है 1 महीने में। कहोगे हाँ। तो मैंने कहा 1 महीने के लाभों का इनका अनुपात क्या है? कहोगे देखिए, 1 महीने के लाभों का अनुपात अगर निकालना है, तो अनुपात का सिंबल लगाकर एक दूसरे को डिवाइड कर दीजिए, जिससे डिवाइड हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6। हाँ, तो हाँ हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। मैंने कहा ठीक है। हो गया, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 20 10 से करेंगे तो आएगा 20, और अनुपात का सिंबल लगाइए। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 21। तो इस प्रकार देखा है तो 1 महीने या 1 साल के लाभों का जो अनुपात है वो 20:21 है। क्या है? 20:21 है। मतलब अगर मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं, तो इसका मतलब यही है कि ए को अगर 1 महीने में कुल मिलाकर 20 यूनिट का लाभ हुआ है, तो बी को कुल मिलाकर 1 महीने में 21 यूनिट का लाभ हुआ है। हाँ, हाँ। तो ये क्या है? कहोगे ये वास्तव में कुछ और नहीं है, 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात है। हाँ, हाँ, ठीक है। दोस्तों दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस में संलग्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात ही वास्तव में कुछ और नहीं होता, पूंजी का अनुपात होता है। हाँ, हाँ। अगर दोस्तों 1 साल के लाभों का अगर दोस्तों 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात कुछ और नहीं होता है, पूंजी का अनुपात होता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब किसी बिजनेस में संलग्न होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पूंजी का अनुपात होता है, जिस अनुपात में वो पूंजी लगाते हैं, वही वास्तव में 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात होता है। तो हाँ, अगर दोस्तों हम 1 महीने या अगर दोस्तों पूंजी के अनुपात को, अगर दोस्तों जिस अनुपात में पूंजी लगा रहे हैं, उसको हम 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात कहते हैं, तो 1 महीने या 1 साल के लाभों के अनुपात को हम पूंजी का अनुपात कह सकते हैं। तो हाँ, तो ये क्या होगा? ये वास्तव में 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात है। अगर दोस्तों 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात ये है, तो यही वास्तव में उनकी पूंजी का भी अनुपात होगा। हाँ, हाँ। मतलब अगर ये वास्तव में उनकी पूंजी का अनुपात है, तो इसका मतलब यही है कि ए ने अगर कुल मिलाकर 20 यूनिट पैसा लगाया था व्यापार में, तो बी ने कुल मिलाकर 21 यूनिट पैसा लगाया है व्यापार में। हाँ, हाँ। ठीक है। तो एक बात होती है, ए ने कुल मिलाकर 20 यूनिट पैसा लगाया, बी ने कुल मिलाकर 21 यूनिट पैसा लगाया है। तो इस प्रकार आप मुझे बताइए, बी ने ए के मुकाबले कितने रुपए अधिक लगाए? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके अनुसार देखूं, तो बी ने ए के मुकाबले 1 यूनिट पैसा अधिक लगाया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपया नहीं, 1 यूनिट पैसा नहीं, 500 रुपए अधिक लगाया, मतलब 1 यूनिट बराबर है 500 रुपए। आप मेरी वजह से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ कह रहा है, हो गया हमसे कह रहा है कि बताइए ए ने व्यापार में कुल कितने रुपए लगाए थे। दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखूं, तो ए ने व्यापार में कुल कितने लगाए थे? कहोगे 20 यूनिट लगाए थे। अगर मैं हमें बताना है, तो 20 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 1 यूनिट जो है 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा हाँ। तो मैं तो इस प्रकार देखा जाए तो 20 यूनिट जो है 10,000 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, हाँ। मतलब देखा तो व्यापार में कुल मिलाकर ए ने 10,000 रुपए लगाए थे। हाँ, हाँ। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? तो हाँ, हमें आपकी बातें समझ में आ गई है। ठीक है। दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान समय के लिए पैसा लगा दोस्तों जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान समय के लिए पैसा लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में समान समय में व्यापार में हुए लाभों का अनुपात जो होता है, वो कुछ और नहीं, पूंजी का अनुपात होता है। तो समान समय के लिए इन्होंने पैसा लगाया, नहीं, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये दीजिए, ठीक है। दोस्तों ये क्या था? कहोगे ये वास्तव में 1 साल के लाभों का अनुपात था। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब पूंजी निवेश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, वही वास्तव में 1 साल के लाभों का अनुपात होता है, 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात होता है। हाँ, अगर दोस्तों हम पूंजी जिस अनुपात में वो पूंजी निवेश कर रहे हैं, उसे हम 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात को हम पूंजी का अनुपात भी कह सकते हैं। कहोगे हाँ। तो ये वास्तव में 1 महीने या 1 साल के लाभों का अनुपात है, तो यही वास्तव में इनकी पूंजी का भी अनुपात होगा, मतलब इन्होंने पूंजी इस अनुपात में लगाई थी। ठीक है। तो उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए अगले क्वेश्चन को, उसके बाद समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि ए ने एक व्यवसाय में बी से 768 रुपए ज्यादा लगाए। हाँ, कह रहा है बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए लगाई, कह रहा है जबकि ए ने अपनी पूंजी कुल मिलाकर 4 महीने के लिए लगाई। कह रहा है यदि कुल 358 रुपए के लाभ में से ए का हिस्सा बी से 42 रुपए ज्यादा हो तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करिए। हाँ, बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करिए, ये कह रहा है। हाँ, तो दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस प्रारंभ किया और उस बिजनेस में ए ने बी के मुकाबले 768 रुपए अधिक लगाए। हाँ, दोस्तों ये जो है अपनी पूंजी 7 महीने के लिए लगाता है, बी अपनी पूंजी कुल मिलाकर 4 महीने के लिए लगाता है। बी अपनी पूंजी कुल मिलाकर 4 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, दोस्तों बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए लगाई और ए ने अपनी पूंजी कुल मिलाकर 4 महीने के लिए लगाई। हाँ, हाँ, ठीक है, दोस्तों इस प्रकार देखा गया तो बिजनेस में कुल मिलाकर 358 रुपए का लाभ हुआ। हाँ, दोस्तों इस 358 रुपए के लाभ में से देखा जाए तो ए को कुल मिलाकर बी से 42 रुपए अधिक मिले हैं। हाँ, अगर दोस्तों 358 रुपए के लाभ में से ए को बी के मुकाबले 42 रुपए अधिक मिले हैं तो मैं कह सकता हूं कि इन्होंने 306 रुपए को 358 रुपए के लाभ में से 306 रुपए को बराबर हिस्सों में बांटा होगा। अगर दोस्तों ए को बी के मुकाबले 358 रुपए, अगर दोस्तों कुल मिलाकर 358 रुपए के लाभ में से ए को बी के मुकाबले 42 रुपए का अधिक लाभ हुआ है। अगर दोस्तों 358 रुपए के लाभ में से बी को 42 रुपए अधिक मिले हैं बी के मुकाबले, तो ऐसी स्थिति में 358 रुपए के लाभ में से 306 रुपए को उन्होंने बराबर हिस्सों में बांटा होगा। अगर 306 रुपए को दोनों ने बराबर हिस्सों में बांटा है तो 306 रुपए में से बी को कुल कितने रुपए मिले होंगे, कहोगे देखिए 306 रुपए के लाभ में से बी को कितने रुपए मिले होंगे, कहोगे देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2 1 2, मैंने कहा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 मिनट हो गया 8 में से 2 घटाएंगे 6। अच्छा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों 358 रुपए के लाभ में से 316 रुपए को उन्होंने बराबर हिस्से में बांटा है तो प्रत्येक को 316 रुपए में से बी को कुल कितने रुपए मिले होंगे, देखिए 316 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 8 16। इस प्रकार देखा जाए तो 358 रुपए के लाभ में से अगर 316 रुपए को उन्होंने बराबर हिस्सों में बांटा है तो प्रत्येक को 316 रुपए के लाभ में से प्रत्येक को वास्तव में 158 रुपए मिले होंगे। हाँ, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर बी को 158 रुपए का लाभ हुआ था। हाँ, ठीक है, तो 358 रुपए के लाभ में से देखा जाए तो बी को कुल मिलाकर 158 रुपए का लाभ हुआ था। हाँ, एक बात बताइए 358 रुपए का कुल लाभ हुआ था, कहोगे हाँ। बी को उसमें से 158 रुपए का लाभ हुआ है, कहोगे हाँ। तो ए को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, 200 रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, कहोगे हाँ। तो 358 रुपए का लाभ हुआ था व्यापार में, उसमें से ए को 200 रुपए का लाभ हुआ था और बी को 158 रुपए का लाभ हुआ था। दोस्तों ए ने कुल मिलाकर पूंजी अपनी 4 महीने के लिए लगाई थी, तो इस प्रकार अगर 4 महीने के लिए लगाई थी तो 4 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए का लाभ हुआ, कहोगे हाँ। तो 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ, कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों बी ने पूंजी अपनी 7 महीने के लिए लगाई थी, कहोगे हाँ। तो 7 महीने में देखा जाए तो इतने रुपए का लाभ हुआ, कहोगे हाँ। तो 1 महीने में कितने रुपए का लाभ हुआ, कहोगे इतने रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ, दोस्तों ए को 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ, बी को 1 महीने में इतने रुपए का लाभ हुआ है। तो आप मुझे बताइए 1 महीने के दोनों को लाभों का अनुपात क्या है, कहोगे देखिए इसका अगर निकालना है तो हमें अनुपात का सिंबल लगाकर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 4 से अगर इसे डिवाइड करते हो तो 50 आ जाए, 50 आ जाए। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो देखिए 2 से अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो आएगा 175, कहोगे हाँ 175 आएगा। ठीक है, अनुपात का सिंबल लगाया, यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगा 2 से 14, 2 9 18। इस प्रकार देखा है तो 1 महीने के लाभों का जो अनुपात है 175 अनुपात 79 है। इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर 1 महीने में ए को कुल मिलाकर 175 रुपए का लाभ हुआ था, 175 यूनिट का लाभ हुआ था, तो बी को 1 महीने में देखा जाए तो कुल मिलाकर 79 यूनिट का लाभ हुआ था। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है, कहोगे 1 महीने के लाभों का अनुपात है। और आपको अच्छे से पता है कि 1 महीने के लाभों का जो अनुपात होता है वो कुछ और नहीं, पूंजी उनकी लगाई गई पूंजी का अनुपात होता है, कहोगे हाँ। तो ये अगर 1 महीने के लाभों का अनुपात है तो दोस्तों यही वास्तव में उनकी पूंजी का भी अनुपात होगा। हाँ, उनकी लगाई गई पूंजी का भी अनुपात होगा। मतलब देखा है तो व्यापार में अगर कुल मिलाकर ए ने 175 यूनिट पैसा लगाया था तो बी ने कुल मिलाकर व्यापार में 79 यूनिट पैसा लगाया था। हाँ, एक बात बताइए ए ने कुल मिलाकर 175 यूनिट पैसा लगाया था, कहोगे हाँ। और बी ने कुल मिलाकर 79 यूनिट पैसा लगाया, कहोगे हाँ। तो ए ने बी के मुकाबले कितने यूनिट पैसा अधिक लगाएगा, 96 यूनिट पैसा अधिक लगाया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 96 नहीं 768 रुपए अधिक लगाया है, 768 रुपए अधिक लगाया है। मतलब 96 यूनिट बराबर है 768 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे देखिए 1 यूनिट बराबर है 8
रुपए की, 1 यूनिट बराबर है 8 रुपए की। हाँ भैया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए बी ने व्यापार में कुल कितने पैसा लगाया था। हाँ भैया। तो व्यापार अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो बी ने कुल मिलाकर व्यापार में कितना यूनिट पैसा लगाया, तो 79। अगर वास्तव में बताना है तो 79 रुपए का 79 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो हाँ, तो अगर देखिए 1 यूनिट जो है 8 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8 यूनिट वास्तव में 8 ने में 72 के 2 7 कैरी 8 सत्ते 56 63। तो इस प्रकार देखा है तो 8 यूनिट जो है 632 79 यूनिट वास्तव में 632 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कुल मिलाकर देखा है तो बी ने व्यापार में 632 रुपए का धन लगाया था। हाँ भैया, पूंजी लगाई थी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए। कहोगे देखिए कह रहा है कि ए, बी तथा सी 3 साझेदार हैं। कह रहा है ए कुल लाभ का 3/5वां भाग प्राप्त करता है। हक में कह रहा है, जबकि शेष लाभ को बी और सी बराबर बराबर बांट लेते हैं। कहोगे हाँ। ठीक है। कह रहा है यदि लाभ पर मिलने वाला ब्याज 7% से 12% हो जाता है तो ए की वार्षिक आय में 900 रुपए की वृद्धि होती है। जैसे ही दोस्तों लाभ पर मिलने वाला ब्याज 7 से 12% हुआ, मतलब जैसे ही ब्याज में कुल मिलाकर 5% की वृद्धि हुई, वैसे ही ए की आय जो है 900 रुपए बढ़ गई। हाँ, अगर दोस्तों 5% की वृद्धि ना होती तो ए की आय 900 रुपए ना बढ़ती। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि बताइए बी और सी में से प्रत्येक द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है। हाँ, बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है। हाँ, तो 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। हाँ, तीनों ने मिलकर दोस्तों 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था। हाँ, एक ए था, एक बी था, एक सी था। दोस्तों तीनों व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया और उस व्यापार में दोस्तों तीनों व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। हाँ, दोस्तों उस व्यापार में कुछ लाभ हुआ और उस लाभ में से दोस्तों ए जो है उस लाभ में से दोस्तों जो लाभ हुआ उसका 3/5वां हिस्सा वास्तव में ए ने प्राप्त किया। हाँ, दोस्तों तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया और उस व्यापार में जो लाभ हुआ उसका 3/5वां हिस्सा ए को मिला। मतलब अगर कुल मिलाकर व्यापार में 5 यूनिट का लाभ हुआ था तो कुल मिलाकर ए को 3 यूनिट का लाभ हुआ उसमें से। को गया। ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हुआ था, उसमें से देखा जाए तो 3 यूनिट का लाभ तो अकेले ए को हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ बी और सी को कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हुआ। वो हो गया। हाँ, तो कुल मिलाकर बी और सी को 2 यूनिट का लाभ हुआ और इन दोनों लोगों ने 2 यूनिट लाभ को बराबर बराबर हिस्से में बांट लिया। बराबर बराबर हिस्से में बांट लिया, मतलब एक एक यूनिट दोनों ने ले लिया। इस प्रकार दोस्तों देखा है तो अगर व्यापार में कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हुआ है तो ए को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है और बी को कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हुआ और सी को कुल मिलाकर 1 यूनिट का लाभ हुआ है। तो ये क्या होगा, इनके लाभों का अनुपात है। दोस्तों यहाँ पर समय के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ना ही ए के समय के बारे में जिक्र किया गया है, ना ही बी ना ही सी के समय के बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब यही है कि तीनों ने पैसा समान समय के लिए लगाया था। क्या? समान समय के लिए लगाया था। ठीक है दोस्तों, समान समय के लिए पैसा लगाया था। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि समान समय के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान समय के लिए पैसा लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में समान समय में होने वाला व्यापार में होने वाला जो लाभ है, समान समय में व्यापार में होने वाला जो लाभ होता है वो कुछ और नहीं, समान समय में व्यापार में होने वाले जो लाभों का अनुपात होता है वो कुछ और नहीं, पूंजी का अनुपात होता है। अगर दोस्तों तीनों व्यक्तियों ने समान समय के लिए पैसा लगाया है तो ऐसी स्थिति में समान समय में होने वाले लाभों का जो अनुपात है वो कुछ और नहीं, पूंजी का अनुपात है। ये वास्तव में क्या है, पूंजी का अनुपात है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि व्यापार में कुल मिलाकर ए ने 3 यूनिट पैसा लगाया था तो बी ने कुल मिलाकर व्यापार में 1 यूनिट पैसा लगाया था और सी ने व्यापार में कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा लगाया था। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे एक बात कही गई है। क्या बात कही गई है? तो देखिए हमसे कहा है कि जैसे ही ब्याज दर में, जैसे ही लाभ पर मिलने वाला जो ब्याज है 7 से 12% होता है। कह रहा है कि जैसे ही लाभ पर मिलने वाला जो ब्याज है 7 से 12% होता है, वैसे ही एक की आय जो है 900 रुपए बढ़ जाती है। तो जैसे ही ब्याज दर में 5% की वृद्धि की गई, जैसे ही लाभ दर जैसे ही ब्याज दर में कुल मिलाकर 5% की वृद्धि हुई, वैसे ही एक की आय जो है 900 रुपए बढ़ गई। अगर वृद्धि ना हुई होती तो 900 रुपए ना बढ़ती। 5% की वृद्धि हो रही है तो 900 रुपए बढ़ रहा है। हाँ, मतलब 5% बराबर है 900 के। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए 1% की वैल्यू 5 40 180 रुपए के बराबर होगी। तो एक ही तो आय अपने आप में 100% रही होगी। हाँ, दोस्तों एक ही आय अपने आप में 100% रही होगी। हाँ, 1% जो है 180 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% किसको करेगा? देखिए 100% जो है 180 180
180 डबल जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो ए की आय वास्तव में ये थी। हाँ भैया। दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो ए की आय कुल कितनी है? 3 यूनिट है। हाँ भैया। दोस्तों अगर मैं इसकी दोस्तों इस प्रकार देखा देखा जाए तो ए की कुल मिलाए आय इतने रुपए थी। मतलब कुल मिलाकर ए की पूंजी वास्तव में इतने रुपए थी। हाँ भैया। अगर दोस्तों कुल मिलाकर ए के पास इतने रुपए पूंजी थी तो ए ने इतने रुपए लगाए होंगे को हाँ। अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाई है। मतलब और यहाँ पर देखो तो 18,000 लगाई है को हाँ। मतलब 3 यूनिट बराबर है 18,000 के कहोगे। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1 यूनिट वास्तव में 6,000 के बराबर है। 6,000 रुपए के बराबर है। आप मेरी वजह से 6,000 रुपए के बराबर है। आप मेरी वजह से सहमत हो? हाँ। तो हमसे कहा था कि बी और सी में से प्रत्येक ने कितनी कितनी पूंजी लगाई थी। तो बी और सी में से प्रत्येक ने एक एक यूनिट पूंजी लगाई थी। हाँ। अगर वास्तव में बता रहे हैं तो 1 यूनिट का जवाब हमें देना पड़ेगा वास्तव में। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि 1 यूनिट जो है दोस्तों 1 यूनिट जो है 6,000 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। मतलब देखा जाए तो बी और सी में से प्रत्येक ने 6,000 रुपए बिजनेस में लगाया था। अब यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए। देखिए कह रहा है कि ए बी तथा सी 3 साझेदार है। कुल लाभ का 5/8वां भाग प्राप्त करता है। हाँ कह रहा है जबकि शेष लाभ को बी और सी बराबर बराबर बांट लेते हैं। हाँ ठीक है, बराबर बराबर बांट लेते हैं। कह रहा है यदि निवेश पर मिलने वाली ब्याज दर 4% से बढ़कर 10% हो जाती है। कह रहा है कि यदि निवेश पर मिलने वाला ब्याज दर 4% से बढ़कर 10% हो जाती है तो एक की वार्षिक आय में 450 रुपए की वृद्धि होती है। जैसे ही दोस्तों ब्याज दर में 6% की वृद्धि हुई वैसे ही एक की वार्षिक आय जो है 450 रुपए बढ़ गई। अगर वृद्धि ना हुई होती तो बढ़ता ना हो गया। कह रहा है कि बताइए बी और सी में से प्रत्येक ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है व्यापार में। तो 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों ने मिलकर व्यापार शुरुआत किया और उस व्यापार में कुल मिलाकर ए को कुल लाभ का 5/8वां हिस्सा प्राप्त हुआ। इसका मतलब यही है कि यदि व्यापार में कुल मिलाकर 8 यूनिट का लाभ हुआ था तो 5 यूनिट तो इस ए को मिला है। ठीक है। तो कुल मिलाकर व्यापार में दोस्तों कुल मिलाकर व्यापार में जितने रुपए का लाभ हुआ उसका 5/8वां भाग ए को मिला। मतलब अगर कुल मिलाकर व्यापार में 8 यूनिट का लाभ हुआ था तो 5 यूनिट का लाभ इसे मिला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया 3 यूनिट का लाभ इन दोनों को मिला है। तो बी और सी को कुल मिलाकर अगर लाभ 8 यूनिट का हुआ है और उसमें से ए को 5 यूनिट का लाभ मिला है तो बी और सी को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ मिला है। तो 3 यूनिट का लाभ इन दोनों को मिला है कुल मिलाकर और इन दोनों ने 3 यूनिट का लाभ को दोनों ने बराबर बराबर इसमें बांट दिया। मतलब 1.5 यूनिट लाभ ले लिया। ये तो कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा। तो इस प्रकार देखा है तो व्यापार में व्यापार में ए को इतने रुपए का लाभ इतने यूनिट का लाभ हुआ था, बी को इतने यूनिट का लाभ हुआ था, सी को इतने यूनिट का लाभ हुआ था। मैंने कहा है कि इनको व्यापार में किस अनुपात में पैसे लाभ हुआ था। तो देखिए अगर आपको पता करना है किस अनुपात में लाभ हुआ था तो इसके लिए आप पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए या अपोन में हटा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। अब इसे मैं डिवाइड कर लेता हूं तो यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 3। मतलब देखें तो इन्हें व्यापार में कुल मिलाकर 10:5:3:3:3 10:3:3 के अनुपात में लाभ हुआ था। इसका मतलब यही है कि यदि व्यापार में ए को कुल मिलाकर 10 यूनिट का लाभ हुआ है तो बी को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है और सी को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी ए और बी सी के समय के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। अगर जिक्र नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका मतलब यही है कि तीनों ने पैसा समान समय के लिए लगाया था। अब जब दोस्तों 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान समय के लिए पैसा लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में समान समय में होने वाला व्यापार में होने वाला जो लाभ है, समान समय में व्यापार में जो होने वाला लाभ है वो कुछ और नहीं होता है। समान समय में व्यापार में होने वाला जो लाभों का अनुपात होता है कुछ और नहीं, उनकी लगाई गई पूंजी का अनुपात होता है। अगर दोस्तों तीनों व्यक्तियों ने समान समय के लिए पैसा लगाया है तो ऐसी स्थिति में समान समय में व्यापार में हुए जो लाभों का अनुपात है वो कुछ और नहीं, उनकी लगाई गई पूंजी का अनुपात है। मतलब ये कुछ और नहीं है, इनकी लगाई गई पूंजी का अनुपात है। हाँ, इसका मतलब यही है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर ए ने व्यापार में कुल मिलाकर 10 यूनिट पूंजी लगाई थी तो बी ने कुल मिलाकर व्यापार में 3 यूनिट पूंजी लगाई थी और सी ने व्यापार में कुल मिलाकर 3 यूनिट की पूंजी लगाई थी। हाँ। तो इसके अनुसार से हमें पता चल गया कि भैया ए ने कुल मिलाकर 10 यूनिट पूंजी लगाई थी, बी ने 3 यूनिट पूंजी लगाई है और सी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी लगाई है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक बात और कही गई है। क्या कही गई है तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि जैसे ही ब्याज दर 4% से बढ़ाकर 10% किया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कहा है कि जैसे ही ब्याज दर जो है 4% से बढ़ाकर 10% किया जाता है वैसे ही ए की आय जो है 450 रुपए बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही
ब्याज दर में 6% की वृद्धि की जाती है, मतलब जैसे ही ब्याज दर में 6% की वृद्धि की जाती है, वैसे ही एक ही है 450 रुपए बढ़ जाती है। कहोगे हाँ, मतलब 6% बराबर 450 है। कहोगे हाँ, तो एक यूनिट बराबर कितनी कहोगे? देखिए एक यूनिट बराबर है वास्तव में 1% बराबर है वास्तव में 6 सत्ते 42 6 पंजे 30 75 रुपया के बराबर है। दोस्तों एक ही तो आय अपने आप में कुल मिलाकर 100% रही होगी। कहोगे हाँ, एक ही आय कुल मिलाकर 100% रही होगी। कहोगे हाँ, तो अगर 1% 75 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% कितने को करेगा? कहोगे देखिए 100% के लिए आप डबल जीरो लगा दीजिए, तो इस प्रकार देखें तो 100% वास्तव में 7500 को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, 7500 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब देखा है तो एक ही आय जो थी 7500 रुपए थी। हाँ, अगर दोस्तों एक ही आय 7500 रुपए थी तो उसने 7500 रुपए लगाए होंगे। कहोगे हाँ, मतलब देखा जाए तो अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो ए ने कुल मिलाकर 7500 रुपए बिजनेस में लगाए थे। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ऊपर देखूं इसके अनुसार तो ए ने कुल मिलाकर 10 यूनिट पैसा लगाया। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 7500 रुपए लगाया, मतलब 10 यूनिट बराबर है 7500 रुपए के। कहोगे तो एक यूनिट बराबर कितने के? कहोगे देखिए एक यूनिट वास्तव में 750 रुपए के। हाँ दोस्तों, हमसे क्या पूछा? कहोगे हमसे कह रहा है कि बी और सी में से प्रत्येक ने कितनी कितनी पूंजी लगाई है। तो बी और सी में से प्रत्येक ने 3-3 यूनिट पूंजी लगाई है। कहोगे हाँ, अगर वास्तव में बताना है तो 3 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। कहोगे हाँ, तो एक यूनिट जो है 750 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट कितने को करेगा? देखिए 3 यूनिट के लिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 के बाद ऐसे लगे 1 3 7 21 22, इस प्रकार देखा है तो 2250 रुपए, इस प्रकार 3 यूनिट की वैल्यू आई 2250 रुपए। हाँ, मतलब देखा जाए तो बी और सी में से प्रत्येक ने 2250 रुपए 2250 बिजनेस में निवेश किया था, मतलब पूंजी लगाई थी। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन भी इसी क्रम में देख लीजिए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो? हाँ, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। हमने कहा ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए कह रहा है कि ए बी और सी एक कार 1000 रुपए में किराए पर लेते हैं। कह रहा है ए जो है, ए और बी और सी तीनों ने मिलकर 1000 रुपए में एक कार किराए पर लिया। हम कह रहा है यदि वे इसका प्रयोग 6 घंटे के लिए और 12 घंटे के लिए और 20 घंटे के लिए, मतलब अगर ए इस कार का प्रयोग 8 घंटे के लिए, बी जो है 12 घंटे के लिए और सी जो है 20 घंटे के लिए करते हैं, तो कह रहा है सी को कितना किराया देना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो ज्यादा यूज करेगा वो ज्यादा पैसा देगा। कहोगे हाँ, जो कम यूज करेगा वो कम पैसा देगा। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो किराया वास्तव में यूज के आधार पर दिया जाएगा। हाँ, सीधी सी बात है, जिसने उपयोग ज्यादा किया है वो अधिक पैसा देगा, जिसने उपयोग कम किया है वो कम पैसा देगा। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो किराया जो है, तीनों व्यक्ति जो किराया देंगे वो वास्तव में यूज के आधार पर देंगे। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ, तो 3 व्यक्ति थे, एक था ए, एक था बी, एक था सी। हाँ, तीनों व्यक्तियों ने मिलकर एक कार किराए पर लिया 1000 रुपए में। हाँ, ठीक है। दोस्तों उस कार का ए ने यूज 8 घंटे के लिए किया, 8 घंटे तक करता है। दोस्तों बी जो है उस कार का यूज वास्तव में 12 घंटे तक करता है। कहोगे हाँ, और सी उस कार का यूज वास्तव में 20 घंटे तक करता है। हाँ, अगर दोस्तों ए ने 8 घंटे तक किया है यूज, तो 8 घंटे का ये किराया देगा। कहोगे हाँ, बी ने अगर 12 घंटे तक यूज किया है कार का, तो ये 12 घंटे का किराया देगा। सी ने अगर 20 घंटे तक कार का यूज किया है तो ये 20 घंटे का पैसा देगा। आप मेरे वैसे सहमत हो? हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर पैसा जो है, यहाँ पर जो किराया है वास्तव में यूज के आधार पर दिया जाएगा। हाँ, यूज के आधार पर दिया जाएगा तीनों के द्वारा। मैंने कहा कि बताइए इन्होंने कार का यूज किस अनुपात में किया है। तो देखिए अगर हमें पता करना है कि कार का यूज इन्होंने किस अनुपात में किया है, तो इसके लिए हमें तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, मैंने डिवाइड कर दिया, 2 चौक 4 से 4 दूनी 8 हो गया। हाँ, ऐसा नहीं है, आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हो, लेकिन अनुपातिक वैल्यू लेने पर थोड़ा आसान हो जाता है चीजें, और कुछ नहीं भी। ठीक है, गुणा भाग आसान हो जाती है क्योंकि चीजें छुपी जाती है। 2 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। इस प्रकार देखा है तो इन्होंने कार का यूज वास्तव में 2:3:5 के अनुपात में किया। इसका मतलब यही है कि अगर ए ने 2 यूनिट समय तक कार का यूज किया है, तो बी ने 3 यूनिट समय तक कार का यूज किया, और सी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट समय तक कार का यूज किया है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों ए ने 2 यूनिट समय तक किया है कार का यूज, तो ये 2 यूनिट का पैसा देगा। कहोगे हाँ, अगर बी ने 3 यूनिट समय तक कार का यूज किया है तो 3 यूनिट समय का पैसा देगा। कहोगे हाँ, अगर सी ने कार का यूज 5 यूनिट समय तक किया है तो 5 यूनिट का पैसा देगा। कहोगे हाँ, तो एक बात होती है, ए ने कुल मिलाकर 2 यूनिट समय तक कार का यूज किया है, बी ने 3 यूनिट समय तक कार का यूज किया है। कहोगे हाँ, सी ने 5 यूनिट समय तक यूज किया है कार का। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर कार का यूज 10 यूनिट समय तक किया गया है। कार का यूज वास्तव में 10 यूनिट समय तक किया गया है। और ये 10 यूनिट समय
तो कार का यूज कुल मिलाकर 10 यूनिट समय तक किया गया है। हाँ, और इस 10 यूनिट समय तक के लिए कुल मिलाकर तीनों 1000 रुपए पे कर रहे हैं। तो हाँ, 1000 रुपए पे कर रहे हैं। तो एक यूनिट समय तक यूज करने के लिए कितने रुपए पे करेंगे, पर पे कर रहे हैं तीनों को? देखिए, एक यूनिट समय तक यूज करने के लिए दो तीनों मिलकर तीनों जो है 100 रुपए पे कर रहे हैं। हाँ, 100 रुपए पे कर रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। तो हमसे कहा कि बताइए सी कितना किराया देगा? हाँ, सी कितना किराया देगा? तो सी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट समय तक कार का यूज किया है, तो ये 5 यूनिट समय 5 यूनिट का पैसा देगा। कहोगे हाँ। दोस्तों, एक यूनिट जो है 100 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट कितने को करेगा? 5 यूनिट वास्तव में 500 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देखा जाए तो सी जो है कुल मिलाकर कुल मिलाकर 500 रुपए किराए के तौर पे देगा। हाँ, गाड़ी कार यूज करने के लिए सी जो है कुल मिलाकर 500 रुपए किराए के तौर पे देगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आइए हम इसी का प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम भली बात ही देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। कहोगे देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी ने एक कंप्यूटर सिस्टम पर 1050 रुपए महीने के किराए पर लिया। कह रहा है कि 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था और एक सी था। तीनों ने एक कंप्यूटर सिस्टम लिया 1050 रुपए का किराए पर। हाँ, कह रहा है कि यदि वे इसका प्रयोग क्रमशः 10 घंटे, 15 घंटे और 25 घंटे तक करते हैं तो सी को कितना रुपए देना पड़ेगा? हाँ, तो ए ने कुल मिलाकर 10 घंटे तक यूज किया कंप्यूटर सिस्टम का। कहोगे हाँ, तो ये 10 घंटे का पैसा देगा। बी ने कंप्यूटर सिस्टम में 15 घंटे तक यूज किया है, तो ये 15 घंटे का पैसा देगा। कहोगे हाँ। और जो सी व्यक्ति था उसने कंप्यूटर सिस्टम का 25 घंटे तक यूज किया है, तो 25 घंटे का पैसा देगा। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों 3 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था और एक सी था। तीनों ने मिलकर 1050 रुपए में एक कंप्यूटर सिस्टम किराए पे लिया। हाँ, ठीक है, दोस्तों इस कंप्यूटर सिस्टम का ए ने यूज वास्तव में 10 घंटे तक किया, तो ये 10 घंटे का पैसा देगा। कहोगे हाँ। बी ने इस कंप्यूटर सिस्टम का यूज वास्तव में 15 घंटे तक किया है, तो 15 घंटे का पैसा देगा। कहोगे हाँ। सी ने इस कंप्यूटर सिस्टम का यूज वास्तव में 25 घंटे तक किया है, तो ये 25 घंटे का पैसा देगा। कहोगे हाँ। ठीक है, तो वास्तव में यहाँ पर पैसा यूज के आधार पर दिया जाएगा। वास्तव में यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम लिया गया है किराए पर, उसको उसका भुगतान वास्तव में यूज के आधार पर किया जाएगा। हाँ, जितना जिसने यूज किया होगा उतना अधिक पैसा देगा, जितना जिसने कम किया होगा वो वास्तव में कम देगा। जिसने ज्यादा यूज किया होगा कंप्यूटर सिस्टम का वो ज्यादा पैसा देगा, जिसने कम यूज किया होगा वो कम पैसा देगा। तो हाँ, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम का यूज किस अनुपात में किया है? तो देखिए, अगर आप ये पूछ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम का यूज इन्होंने किस अनुपात में किया है, तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा भाग ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पच्चीस 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पच्चीस 25। तो इन्होंने कंप्यूटर का यूज वास्तव में 2:3:5 के रेशियो में किया है। मतलब अगर ए ने 2 यूनिट समय के लिए कंप्यूटर का यूज किया है, तो 2 यूनिट का पैसा देगा, और बी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट। इसका मतलब दोस्तों इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम का यूज 2:3:5 के रेशियो में किया है। मतलब देखा तो ए ने 2 यूनिट समय के लिए किया है कंप्यूटर का यूज। हाँ, तो बी ने 3 यूनिट समय के लिए किया है। हाँ, और सी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट समय के लिए कंप्यूटर का यूज किया है। हाँ, तो अगर ए ने 2 यूनिट समय के लिए कंप्यूटर का यूज किया है, तो 2 यूनिट का पैसा देगा। बी ने 3 यूनिट समय के लिए किया है, तो ये 3 यूनिट का पैसा देगा। सी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट समय के लिए किया है, तो ये 5 यूनिट का पैसा देगा। कहोगे हाँ। दोस्तों ए ने 2 यूनिट समय तक यूज किया था। कहोगे हाँ। और बी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट समय तक कंप्यूटर का यूज किया था। कहोगे हाँ। और सी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट समय के लिए कंप्यूटर का यूज किया था। कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर कंप्यूटर का यूज 10 यूनिट समय के लिए हुआ है। 10 यूनिट समय के लिए हुआ है। आप मेरी बात से सहमत? कहोगे हाँ। और इसी 10 यूनिट समय के यूज करने के लिए कुल मिलाकर तीनों 1050 रुपए देंगे। हाँ, तीनों 1050 रुपए देंगे। आप मेरी बात से सहमत? कहोगे हाँ। तो एक यूनिट समय का यूज करने के लिए तीनों कुल कितने रुपए दे रहे हैं? कहोगे देखिए, 1 यूनिट समय तक यूज करने के लिए कुल मिलाकर तीनों 105 रुपए दे रहे हैं। हाँ, तो हमसे क्या पूछा था? कहोगे हमसे कहा था कि बताइए सी वास्तव में कितना किराया देगा, ये पूछा था। कहोगे हाँ। तो सी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट समय के लिए कंप्यूटर का यूज किया है। कहोगे हाँ, तो ये 5 यूनिट का पैसा देगा। कहोगे हाँ। दोस्तों 1 यूनिट जो है 105 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट कितने को करेगा? कहोगे 5 यूनिट वास्तव में 525 रुपये को करेगा। मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर तो सी जो है कुल मिलाकर 525 रुपए किराया देगा। हाँ, कंप्यूटर सिस्टम का यूज करने के लिए 525 रुपए किराया देगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है यहाँ पर।
ठीक है। अब आइए दोस्तों, आज का हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं को, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है को देखिए। कह रहा है कि तीन व्यापारी ने मिलकर, कह रहा है तीन व्यापारी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर ली। कह रहा है तीन व्यक्ति मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। कह रहा है पी ने अपनी 20 गाय 3 महीने चराई, क्यू ने 24 गाय 5 महीने चराई और आर ने 30 गाय कुल मिलाकर 4 महीने चराई। हाँ कह रहा है यदि कुल किराए में से पी का भाग 240 रुपए हो, मतलब यदि कुल मिलाकर पी को 240 रुपए किराए के तौर पे देना पड़ा हो, तो बताइए कुल किराया कितने का था। मतलब मतलब जो किराया पे किया गया है चारागाह, मतलब जो चारागाह किराए पे लिया गया है वो वास्तव में कुल कितने रुपए में लिया गया है किराए पर। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो तीन व्यापारी थे, पी क्यू आर, तो तीन व्यापारी थे, पी क्यू और आर, तीन व्यापारी थे और इन तीनों व्यापारियों ने कुल मिलाकर एक चारागाह किराए पर लिया। गाय को चराने के लिए एक चारागाह किराए पर लिया। ठीक है दोस्तों, पी जो है 20 गाय, दोस्तों पी जो है 20 गाय 3 महीने तक चराता है। ठीक है, क्यू जो है 24 गाय 5 महीने तक चराता है, आर जो है 30 गाय 4 महीने तक चराता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक गाय जो है, मान लीजिए एक गाय जो है 1 महीने में 1 यूनिट चारा खाती है। तो पी जो है 20 गाय 3 महीने तक चराता को गया। अगर दोस्तों एक गाय जो है 1 महीने में 1 यूनिट चारा खाती है, तो 20 गाय वास्तव में 3 महीने, दोस्तों अगर एक गाय 1 महीने में 1 यूनिट चारा खाती है तो 20 गाय वास्तव में 1 महीने में 20 यूनिट चारा खाएगी। दोस्तों पी ने 20 गाय 3 महीने तक चराया है। तो दोस्तों पी ने 20 गाय 3 महीने तक चराया है। तो 20 गाय जो है 1 महीने में 20 यूनिट चारा खा रही है, तो 3 महीने में कुल मिलाकर इतना यूनिट चारा खाएंगे। अगर दोस्तों पी ने 20 गाय कुल मिलाकर चराया है, तो उन गायों ने कुल मिलाकर इतने यूनिट चारा खाई होंगी। तो इतने यूनिट का पैसा देगा। अगर बी ने जो गाय चराया है चारागाह में, उन्होंने कुल मिलाकर इतने यूनिट चारा खाया, तो इतने यूनिट का पैसा देगा, इतना यूनिट का किराया देगा। आप मेरे बात से सहमत हो गए। इसी प्रकार दोस्तों क्यू ने 24 गाय 5 महीने तक चराया होगा। दोस्तों एक गाय अगर 1 महीने में 1 यूनिट चारा खाती है, तो 24 गाय कुल मिलाकर 1 महीने में 24 यूनिट चारा खाएंगी। दोस्तों क्यू ने कुल मिलाकर 24 गाय 5 महीने तक चराया है। दोस्तों क्यू जो है 24 गाय, तो 24 गाय 5 महीने तक चराया है। दोस्तों 24 गाय 1 महीने में 24 यूनिट चारा खा रही है, तो 5 महीने में वास्तव में इतना चारा खाएंगी। तो क्यू ने जितने गाय चराया चारागाह में, उन्होंने कुल मिलाकर इतना चारा खाया है, तो इतने रुपए का भुगतान करेगा क्यों। इसी प्रकार दोस्तों आर जो है 30 गाय 4 महीने तक चराता है। तो एक गाय अगर 1 महीने में 1 यूनिट चारा खाती है, तो 30 गाय वास्तव में 1 महीने में 30 यूनिट चारा खाएगी। दोस्तों आर जो है 30 गाय को 4 महीने तक चराता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 30 गाय जो है 1 महीने में 1 यूनिट चारा खा रही है, तो 4 महीने में कितना खाएगी, तो कितना चारा खाएगी। तो इस प्रकार आर ने जितनी गाय को चराया, उन्होंने कुल मिलाकर इतना चारा खाया, तो इतने चारा का भुगतान करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, पी ने जितने गाय चराया, दोस्तों इसे मैं और सोल्व कर लेता हूँ। तो 20 या 60 आया हो गया, 120 आया हो गया, यहाँ पर आया 120। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पी ने जितनी गाय चराया है, उन्होंने कुल मिलाकर 60 यूनिट चारा खाया है, तो ये 60 यूनिट का भुगतान करेगा। क्यू ने जितना गाय चराया है, उन्होंने कुल मिलाकर 120 यूनिट चारा खाया, तो 120 यूनिट का पैसा देगा। आर ने जितना गाय चराया है, उन्होंने कुल मिलाकर 120 यूनिट चारा खाया, तो 120 यूनिट का भुगतान करेगा। ठीक है, मैंने कहा कि सारी गाय जो है, मैंने कहा पी और क्यू और आर के द्वारा जो चराई गई गाय है, उन्होंने किस अनुपात में चारा खाया है। देखिए अगर आपको ये पता करना है कि किस अनुपात में चारा खाया है, तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 60 का 60, 0 से 0 कैंसिल, और 6 से करूंगा तो 6 1 1 2 आएगा। मतलब देखा जाए तो पी ने जितनी गाय चराई थी, उन्होंने कुल मिलाकर 1 यूनिट चारा खाया था, और क्यू ने जितनी गाय चराई थी, उन्होंने कुल मिलाकर 2 यूनिट चारा खाया था, और सी आर ने जितनी गाय चराई थी, उन्होंने कुल मिलाकर 2 यूनिट चारा खाया था। तो ए ने जितनी गाय चराई थी, उन्होंने 1 यूनिट चारा खाया था, बी और क्यू ने जितनी गाय चराई थी, उन्होंने 2 यूनिट चारा खाया था, आर ने जितनी गाय चराई थी, उन्होंने कुल मिलाकर 2 यूनिट चारा खाया था। इस प्रकार देखा जाए तो पी क्यू और आर के द्वारा जो गाय चराई गई है, उन्होंने कुल मिलाकर 5 यूनिट चारा खाया है। 5 यूनिट चारा खाया है। आप मेरे बात से सहमत हो? दोस्तों पी ने जितनी गाय चराई थी, उन्होंने कुल मिलाकर 1 यूनिट चारा खाया है। तो 1 यूनिट का किराए का भुगतान किया होगा। दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 1 यूनिट चारे का भुगतान किया होगा। आप मेरे बात से सहमत हो? किराए के तौर पर 1 यूनिट का चारे का भुगतान किया होगा। दोस्तों ए ने
दोस्तों पी ने कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों पी ने कुल मिलाकर जितनी गाय चराई थी उन्होंने 1 यूनिट चारा खाया था, तो हाँ, तो पी ने कुल मिलाकर 1 यूनिट चारे का भुगतान किया होगा, किराया दिया होगा। हाँ, हाँ। तो पी जो है कुल मिलाकर 240 रुपए का भुगतान करता है। तो ये 240 रुपए वास्तव में 1 यूनिट चारा खाने के लिए दिया गया होगा। हाँ, हाँ। तो एक बात बताइए, 1 यूनिट चारा खाने के लिए 240 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। हाँ, हाँ। तो सभी गायों के द्वारा 5 यूनिट चारा का उपयोग किया गया है। हाँ, तो 5 यूनिट चारा खाने के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया गया होगा या किराया दिया होगा? किराया दिया गया होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 पंचे होता है 120 और एक जीरो लगाइए। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 ऊँट चारा खाने के लिए कुल मिलाकर 1200 रुपए का भुगतान किया गया है। हाँ, मतलब जितनी गायें ने मतलब पी और क्यू और आर के द्वारा जितनी गायें चराई गई हैं, उसके लिए कुल मिलाकर 1200 रुपए का भुगतान किया गया। मतलब चारा गाय को कुल मिलाकर 1200 रुपए के किराए पर लिया गया था। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है? आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप का हम उपयोग वास्तव में अच्छे तरीके से अच्छे वे में कैसे कर सकते हैं, हम बिना फॉर्मूले के, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ और नए चैप्टर के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।